आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। तो हमने पढ़ा था कि राजनीतिक संस्कृति क्या किसे बोलेंगे कि किसी देश विशेष के जो लोग हैं वो शासन को कैसा मानते हैं, उसके प्रति कैसे विचार रखते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। तो वो एक प्रकार से राजनीतिक संस्कृति है। अब इसकी विशेषता में हम लेते हैं समन्वयकारी स्वरूप। समन्वयकारी स्वरूप का मतलब होता है मिला जुला स्वरूप। तो राजनीतिक संस्कृति में लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, कोई जो लोग हैं वो नवीन परंपराओं को अपनाते हैं, कुछ जो लोग हैं वो पुरातन या परंपरा से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको अपनाते हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो अपना जो समाज होता है वो समाज नवीन विचारधाराओं पर आधारित भी हो सकता है। तो नवीन अपने मूल्य हो सकते हैं, नवीन विचारधारा हो सकती है। इसके साथ साथ में अगर हम दूसरी बिंदु की बात करें तो प्राचीन विचारधारा या प्राचीन मूल्यों को अपनाने वाला समाज भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो समाज का स्वरूप कैसा है, समन्वयकारी स्वरूप में आता है कि समाज वो कैसा है, क्या वो नवीनता को अपनाए हुए है, नवीन मूल्यों को अपनाए हुए है, या फिर पुरानी जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं समाज में, परंपराओं से किन्हीं चीज़ों का पालन किया जा रहा है, उन्हें अपनाया जा रहा है, ये उस पर आधारित है। अब राजनीतिक संस्कृति क्या करती है, राजनीतिक संस्कृति करती है कि वे सभी चीज़ें जो परंपराओं से चली आ रही हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक है कि अगर उन चीज़ों को समाज से हटाया जाएगा तो समाज विरोधी बन सकता है। तो प्राचीन मूल्यों को तो ऐसे मूल्यों को शामिल किया जाए जो समाज के लिए आवश्यक हैं, उन मूल्यों को भी अपनाया जाए। और इसके साथ साथ में नवीन जो मूल्य हैं जो कि समय के अनुसार जरूरत है समाज की, ऐसे मूल्यों को भी अपनाया जाए। तो राजनीतिक संस्कृति क्या करती है, पुराने और नवीन जो मूल्य हैं इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, उनमें समन्वय बनाने का कार्य करती है, ताकि पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी शासन को अच्छा माने और नवीन जीवन मूल्य रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी शासन को अच्छा माने। तो इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति पुराने और नवीन दोनों प्रकार के जीवन मूल्य हैं या मूल्य हैं उन्हें जोड़ने का काम करती है, उनमें समन्वय बनाने का काम करती है ताकि समाज के लोग आसानी से रह सके। इसके बाद में अगला जो है वो है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। नैतिक मूल्यों से अभिप्राय है कि समाज, पहली वाली बातें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो समाज जो है वो समाज का स्वरूप कैसा है, समाज कैसा है, समाज कैसा है। अब कई बार क्या होता है, धर्म के आधार पर इसका निर्धारण होता है। तो धर्म आधार बनता है, समाज का आधार कौन बनता है, धर्म। जैसे कि किसी समाज में हिंदू की संख्या कितनी है, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, जैन बौद्ध कितने हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये जो समाज का स्वरूप है उसका निर्धारण किससे हुआ है, धर्म से। तो यहाँ पर नैतिक जो मूल्य हैं उनके प्रति समर्पण होता है समाज का। अगर वहाँ पर किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है तो लोगों का जो सोच है, लोगों की जो समझ है वो वैसी हो जाएगी। अगर सभी के साथ अच्छे से बिहेव किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, ठीक है, तो समाज के लोग हैं वो उसी को पसंद करेंगे। तो धार्मिक नीति भी नैतिक मूल्यों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब एक तो समाज की बात हो गई, दूसरी हम किसकी बात कर लेते हैं, सत्ता का स्वरूप, सत्ता या शासन की बात कर लें। तो एक तो हमने बात की कि समाज कैसा है, ठीक है, समाज में क्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है या फिर किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। तो दूसरी हम बात करते हैं सत्ता या शासन की, कि शासन या सत्ता का स्वरूप कैसा है। शासन के स्वरूप की बात करें,
अब शासन का स्वरूप कैसा है? क्या वो लोकतंत्र है? लोकतंत्र पर आधारित है या वहां पर साम्यवाद है? तो ये भी एक प्रकार से निर्धारित करती है कि लोकतंत्र है तो वहां पर जनता को अधिकार है, जनता के हित में कार्य किया जाता है, जबकि साम्यवाद है तो वहां पर उतनी खुली आजादी नहीं है। तो इस प्रकार से नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण के भाव होते हैं किसमें? राजनीतिक संस्कृति में। तो राजनीतिक संस्कृति कैसी है? क्या धर्म के आधार पर भेदभाव होता है या नहीं होता, या फिर शासन या सत्ता जो है उसका स्वरूप कैसा है? वहां पर लोकतंत्र है या साम्यवाद है? उसके माध्यम से क्या वो लोकतंत्र है तो जनता को अधिकार दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ठीक है, साम्यवाद है तो वहां पर उतनी आजादी नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपने जो नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, उनकी जानकारी हमें किससे लग जाती है? राजनीतिक संस्कृति से। तो शासन वैसा ही काम करना शुरू कर देता है जैसा कि समाज होता है। फिर तीसरी हम बात करें अमूर्त स्वरूप। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई नहीं दे, जो अदृश्य हो, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे वो अमूर्त हो गया, जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसके कोई मूर्त संरचना नहीं हो, तो एक प्रकार से अदृश्य होता है। अब राजनीतिक संस्कृति को हम पहचान सकते हैं क्या? नहीं पहचान सकते। जैसे एक व्यक्ति को देख करके व्यक्ति बोल दें या लोगों की बात कर लें, लोग बोल दें, जनता बोल दें, क्या इनको देख करके इनके विचारों का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या? विचारों के बारे में पता लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? तो हम अगर देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति विशेष है, जनता है, चाहे लोग हैं, ठीक है, उनके विचार शासन के प्रति कैसे होंगे? तो इसका उन्हें देख करके पता नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों के जो विचार होंगे वो कैसे हो गए? अदृश्य हो गए, उनके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते। इसका मतलब स्वरूप कैसा होता है? राजनीतिक संस्कृति का अमूर्त स्वरूप होता है, क्योंकि मन को जाना नहीं जा सकता है ना कि कौन व्यक्ति शासन को पसंद करता है और कौन व्यक्ति शासन को पसंद नहीं करता है। तो ऐसे जो विचार हैं इनको जाना नहीं जा सकता है, एक प्रकार से आंतरिक भाव हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति की जो विशेषता है वो अमूर्त स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति हमें दिखाई नहीं देती है कि शासन के प्रति लोग किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, क्या वो पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। इसके बाद में अंतिम जो अपना बिंदु है वो है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब है कि राजनीतिक संस्कृति निरंतर चलने वाली है, निरंतर चलने वाली, स्थायी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक संस्कृति रुक गई। कहने का मतलब यही है कि समय परिवर्तनशील होता है, समय परिवर्तनशील होता है। तो समय जैसे जैसे बदलता है उस समय के अनुसार परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो जैसे जैसे समय बदलता है तो समय के अनुसार क्या बदल जाती हैं? परिस्थितियां बदल जाती हैं। और व्यक्ति के समय के साथ साथ क्या बदल जाते हैं? मूल्य भी बदल जाते हैं। जैसे हम बात करें कि कोई समानता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मूल्य होते हैं। अब देखा ही जाना चाहिए कि सरकार उन परिस्थिति के अनुसार और उन मूल्यों के अनुसार जो भी परिवर्तन हो रहे हैं समय के अनुसार, ठीक है, तो समय के अनुसार क्या हो रहे हैं? परिवर्तन। तो समय के अनुसार जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तन में कैसी परिस्थितियां बन गई हैं, कौन से मूल्यों की जनता अपेक्षाएं कर रही हैं, तो ऐसे मूल्यों के आधार पर सरकार कार्य करे। सरकार क्या करे? ऐसे मूल्यों पर कार्य करे या कार्य करती है। क्योंकि बात यहाँ पर ये हो रही है कि शासन में बने रहने के लिए सरकार के लिए जरूरी है
कि वो जनता के जो मूल्य हैं उन्हें पहचान करके उस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करे। तो यहाँ पर समय के अनुसार जो भी बदलाव आएगा, जो भी मूल्य बदलेंगे, ठीक है, उन मूल्यों के आधार पर सरकार को भी चाहिए कि वो उन मूल्यों को ध्यान में रख करके उन्हीं पर क्या करने लग जाए, कार्य करने लग जाए। इस प्रकार से समय और परिस्थितियां निरंतर बदलती रहेंगी, मूल्य भी निरंतर बदलते रहेंगे और सरकार को उन मूल्यों के आधार पर कार्य करना होगा। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो सरकार का कार्य रुकता नहीं है, निरंतर सरकार को क्या करना है, काम करना है। तो ये क्या हुई, गतिशीलता, कि राजनीतिक संस्कृति है वो बदलती रहती है, गतिशील रहती है। आज लोगों के विचार शासन के प्रति कैसे हैं, कल के विचार शासन के प्रति कैसे होंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है, आज जो लोग मोदी सरकार को पसंद कर रहे हैं कल को नहीं करें। तो एक प्रकार से गतिशीलता है, विचारों में क्या बनी रहती है, गतिशीलता। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन सी, राजनीतिक संस्कृति। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि राजनीतिक संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं